वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर, जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। हम दरअसल कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 5 पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सही कहा। तो हमारे पास जो मास्टर नोट्स हैं उनके जरिए आज हम ये जानेंगे कि कैसे विज्ञान ने तत्वों की एक बहुत बड़ी अव्यवस्था को एक बेहतरीन ऑर्डर में यानी व्यवस्था में कैसे बदला। देखिए, शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, अव्यवस्था से व्यवस्था तक। अच्छा, तो इस अव्यवस्था से व्यवस्था तक यानी फ्रॉम कियोस टू ऑर्डर का असली मतलब क्या है? इसको एक चित्र के जरिए समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि बाईं तरफ कुछ तत्व ऐसे ही बिखरे हुए हैं, जैसे सोडियम, आयरन, ऑक्सीजन और गोल्ड। ना, FeO, सब इधर उधर बिखरे हैं। सही, ये पूरा केओस है। और दाईं तरफ वही तत्व एक बहुत ही सुंदर पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित हो रहे हैं, ऑर्डर में आ रहे हैं। यही तो हमारे इस पूरे अध्ययन का सार है। तो तत्व या एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं? और मुझे ये भी जानना है कि इनकी संख्या में वक्त के साथ क्या बदलाव आया। देखिए, तत्व वो शुद्ध पदार्थ हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, सोना हो गया या मैग्नीशियम। हाँ, एक ही टाइप के एटम्स। सही पकड़ा। अब अगर हम सन 1800 की बात करें तो उस वक्त केवल 30 तत्व ज्ञात थे। सिर्फ 30? आज हमें 118 तत्वों के बारे में पता है। 118। बाप रे। तो चित्र में इसको तत्वों की एक बहुत बड़ी अव्यवस्थित भीड़ के रूप में दिखाया गया है, एक क्राउड बन गया है। तो मैं सोच रही थी कि दिक्कत क्या आई होगी। यही ना कि इतने सारे तत्वों और उनके गुणों को अलग अलग पढ़ना नामुमकिन हो गया होगा। बिल्कुल नामुमकिन। इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। वर्गीकरण ही सफलता की कुंजी है। इस भारी भरकम समस्या को क्या हम डेली लाइफ के किसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? क्यों नहीं। हम दो दोस्तों का उदाहरण लेते हैं, रिया और रीना के कमरों का। अच्छा, रिया और रीना। हाँ, तो रिया का कमरा बिल्कुल व्यवस्थित है। उसकी किताबें, उसके खिलौने सब अपनी सही जगह पर रखे हैं। तो इसका फायदा ये होता होगा कि परीक्षा के दिन उसे अपनी किताब तुरंत मिल जाती होगी। एकदम तुरंत। पर वहीं दूसरी तरफ रीना का कमरा देखिए, वो पूरा अव्यवस्थित है, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो जाहिर है उसे कभी कुछ टाइम पर नहीं मिलता होगा। सही बात है। तो इस एग्जाम्पल से निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन तत्वों के अध्ययन को रिया के कमरे की तरह आसान और सुव्यवस्थित बनाता है। समझ गई। तो जब वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहला और सबसे सरल प्रयास एक तराजू जैसा था। एक चित्र के जरिए से समझिए, जहां तराजू के दो पल्लड़ हैं। सिर्फ 2 श्रेणियां? हाँ, शुरुआत में तत्वों को केवल 2 सरल श्रेणियों में बांटा गया। एक तरफ धातु यानी मेटल्स, जैसे भारी गियर्स या ब्लॉक्स, और दूसरी तरफ अधातु यानी नॉन मेटल्स, जिन्हें हम पाउडर या केमिकल की तरह देख सकते हैं। देखने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है। फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? इसकी लिमिट क्या थी? लिमिट ये थी कि जैसे जैसे नए तत्व मिले, उनमें से कुछ के गुण दोनों से मिलते थे। वो ना प्योर मेटल्स थे, ना प्योर नॉन मेटल्स। ओह, अच्छा। तो वहां ये प्रणाली फेल हो गई, सिस्टम क्रैश हो गया। विज्ञान को एक अपग्रेड की जरूरत थी। तो पहला बड़ा अपग्रेड कब आया? मेरा मतलब है वर्जन 1.0 के बारे में बताएं, जो डोबेराइनर ने दिया था। हाँ, वर्जन 1.0 आया साल 1817 में। जर्मन रसायनज्ञ जॉन वॉल्फगैंग डोबेराइनर ने एक नियम दिया, जिसे त्रियक का नियम कहते हैं। हाँ, लॉ ऑफ ट्रेड। उन्होंने समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। इसमें उन्होंने एक मैजिक फॉर्मूला भी तो यूज किया था ना, वो क्या था? मैजिक फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। किनारे वाले 2 तत्वों के द्रव्यमान का एवरेज निकालिए, वो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। वाह। और एक रोचक तथ्य और बता दूं, डोबेराइनर ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने प्लैटिनम को उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में पहचाना था। प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट? ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। पर क्या उनका ये मैजिक फॉर्मूला सभी तत्वों पर चल गया? यही तो इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। उनका फॉर्मूला सब पर काम नहीं किया। ये उनकी सबसे बड़ी विफलता थी। तो कितने ट्रियाड्स बन पाए थे? वो केवल 3 ट्रिक ही बना सके। पहला था लिथियम, जिसका मास 6.9 है, सोडियम 23.0 और पोटेशियम 39.0। अच्छा, और दूसरा? दूसरा था कैल्शियम 40.1, स्ट्रोंशियम 87.6 और बेरियम 137.3। और तीसरा आखिरी ट्रियाड कौन सा था? तीसरा था क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 79.9
और आयोडीन 126.9। बस इन्हीं 3 ट्राइड तक वो सिमट रह गए। यानी कमी ये थी कि उस वक्त तक ज्ञात सभी तत्वों को वो इस सिस्टम में फिट नहीं कर पाए। बिल्कुल सही। इसीलिए हमें वर्जन 2.0 की जरूरत पड़ी। वर्जन 2.0 यानी न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, जो 1866 में आया था। अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स का ये संगीत वाला नियम क्या था? इसे म्यूजिक का नियम या किस प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। उन्होंने भी तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में सजाया। हाँ, बढ़ते एटॉमिक मास में। और उन्होंने देखा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व से मिलते थे। जैसे संगीत में होता है सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद 8वां सुर वापस सा आता है। एकदम वैसा ही। हाइड्रोजन से शुरू होकर फ्लोरीन वापस हाइड्रोजन के नीचे आता है क्योंकि दोनों के गुण मिलते हैं। तो उन्होंने कहां से कहां तक तत्वों को रखा था? ये शुरू हुआ सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से, और उन्होंने इसको खत्म किया 56वें तत्व थोरियम पर। संगीत का ये नियम सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर ये सिस्टम क्रैश क्यों हुआ? इसकी सीमाएं क्या थीं? सिस्टम क्रैश होना ही था। नोट्स में इसे एक फटे हुए म्यूजिक शीट के चित्र से दिखाया गया है। इसकी 4 बड़ी कमियां थी। पहली कमी क्या थी? पहली ये कि ये हल्के तत्वों तक ही सीमित था। ये नियम केवल कैल्शियम तक ही सही तरह लागू होता था। अच्छा, सिर्फ कैल्शियम तक। और दूसरी कमी थी भविष्य की अनदेखी। उन्होंने बिना सोचे समझे मान लिया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं और नए तत्व कभी मिलेंगे ही नहीं। हाँ, जो कि विज्ञान में एक बहुत बड़ी गलती है। तीसरा पॉइंट था गलत समूह। उन्होंने असमान तत्वों को साथ रख दिया था। असमान तत्व? कोई उदाहरण? जबकि इनके गुण बिल्कुल अलग हैं। ये तो सच में गड़बड़ी है। और चौथी कमी ये थी कि समान तत्वों में उन्होंने दूरी बना दी। देखिए, आयरन के गुण कोबाल्ट और निकल से मिलते हैं, पर सारणी में आयरन को उनसे बहुत दूर रखा गया। इसका मतलब म्यूजिक का नियम फेल हो गया पूरी तरह से। तो इसके बाद आते हैं वर्जन 3.0 के साथ द मास्टर आर्किटेक्ट मेंडेलेव। 1869 में इनकी एंट्री होती है। हाँ, दिमित्री मेंडेलेव, एक रूसी रसायनज्ञ, जिन्होंने अपने इस काम को अपनी मां को समर्पित किया था। ये तो बड़ा प्यारा फैक्ट है। तो इनके 63 कार्ड्स का क्या जादू था? एक चित्र भी कल्पना कीजिए जहां दीवार पर 63 कार्ड्स पिन किए गए हैं। उन्होंने एक आवर्त नियम यानी पीरियोडिक लॉ दिया। वो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पर उन्होंने इसके लिए कोई रासायनिक आधार भी तो चुना होगा। बिल्कुल। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों पर फोकस किया, यानी ऑक्साइड्स जो RO2 थे और हाइड्राइड्स जो RH4 थे। इन्हीं दोनों को क्यों चुना? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अत्यधिक सक्रिय होते हैं, वो लगभग सभी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस आधार पर उनकी टेबल की बनावट कैसी बनी? उनकी टेबल में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बने जिन्हें ग्रुप्स कहा गया, और 7 क्षैतिज पंक्तियां बनी जिन्हें पीरियड्स कहा गया। मेंडेलीव की सारणी की एक और बहुत खास बात थी ना, उनकी भविष्यवाणी। उसके बारे में कुछ बताएं। वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अपनी टेबल में जानबूझकर कुछ खाली स्थान छोड़े और अज्ञात तत्वों के लिए संस्कृत उपसर्ग एका का उपयोग किया। जैसे एका एल्यूमिनियम। सही कहा। उन्होंने एका एल्यूमिनियम की भविष्यवाणी की थी, जो बाद में गैलियम निकला। हाँ। और जानते हैं उनका अनुमान कितना सटीक था? कितना सटीक था? उन्होंने क्या डेटा दिया था और असली डेटा क्या निकला? उन्होंने द्रव्यमान का अनुमान 68 लगाया था, असली 96.7 निकला। ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3 बताया था, असली Ga2O3 निकला। और क्लोराइड उन्होंने ECl3 बताया था और असली GaCl3 निकला। वाह, ये तो बिल्कुल सटीक था। मतलब उन्होंने बिन देखे ही सब बता दिया। और कोई ऐसे तत्व थे? हाँ, एका बोरॉन जो बाद में स्कैंडियम बना, और एका सिलिकॉन जो जर्मेनियम बना। एक और फायदा ये हुआ कि जब हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी अक्रिय गैस मिली, नोबेल गैसेस, हाँ, तो बिना पुरानी व्यवस्था को छेड़े उन्हें एक नए समूह में आराम से रखा जा सका। ये तो उनकी टेबल की बहुत बड़ी सफलता थी। पर इतनी शानदार सारणी होने के बाद भी इसमें कुछ ताले यानी समस्याएं रह गई थी ना। हाँ, मेंडेलेव के जिद्दी दोष, जिससे हम द फाइनल बग्स कह सकते हैं, और इन सब का कारण एक ही था। वो कारण क्या था? उनका आधार यानी परमाणु द्रव्यमान। इस आधार के कारण 3 बड़ी कमियां रहीं। पहली थी हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन को स्थान देने में क्या प्रॉब्लम आई? उसके गुण क्षार धातुओं से भी मिलते थे,
और हैलोजन से भी, तो क्लियर नहीं था कि उसे कहाँ रखें। और दूसरी कमी क्या थी? दूसरा प्रॉब्लम था समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, एक ही तत्व के अलग द्रव्यमान वाले रूप, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनके लिए टेबल में कोई स्पष्ट स्थान नहीं था क्योंकि दोनों का मास अलग था। अच्छा, मास अलग है पर तत्व एक ही है, तो उनको अलग अलग रखना पड़ेगा। वही तो प्रॉब्लम थी। और तीसरा सबसे बड़ा दोष था द्रव्यमान का उल्टा क्रम। उल्टा क्रम मतलब भारी को पहले रख दिया। बिल्कुल, गुणों को मैच करने के चक्कर में आगे पीछे करना पड़ा। जैसे कोबाल्ट जिसका मास 58.9 था, उसे निकिल से पहले रखा गया जिसका मास 58.7 था। अरे हाँ, ये तो नियम टूट गया उनका खुद का। हाँ, तो यहाँ पे मैं श्रोताओं को एक छोटी सी याद दिलाना चाहती हूँ। अगर आपको इस तरह से जटिल विषयों को समझना पसंद आ रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल को ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ हर विषय को ऐसे ही आसान बनाया जाता है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, द अल्टीमेट वर्जन यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो 1913 में आई। हेनरी मोज़ले के द्वारा लाए गए इस क्रांतिकारी बदलाव में क्या हुआ? उन्होंने परमाणु द्रव्यमान की जगह क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने द्रव्यमान को तोड़कर परमाणु संख्या को चुना। चित्र में इसे एक लेजर से टूटते पत्थर की तरह दिखाया गया है। उन्होंने Z का रहस्य खोला। Z यानी एटॉमिक नंबर। सही पकड़ा। परमाणु संख्या या Z तत्व के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इस Z के आधार पर आधुनिक नियम क्या बना? नियम बना कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। यानी अब बेस एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर था। और इस नई सारणी की बनावट कैसी थी? इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बने जिन्हें ग्रुप्स कहा गया, और 7 क्षैतिज पंक्तियां बनी जिन्हें पीरियड्स कहा गया, और इसमें कोई उपसमूह नहीं थे। तो क्या सिर्फ Z यानी परमाणु संख्या को आधार बनाने से मेंडलीव के वो सारे दोष जैसा चित्र में खुले ताले दिखाए गए हैं वो ठीक हो गए? एकदम से ठीक हो गए। सिर्फ एक बदलाव और सारी गलतियां खत्म। मैं 2 प्रमुख सुधार बताता हूं। पहला, कोबाल्ट और निकिल का सही क्रम। वो कैसे ठीक हुआ? देखिए, कोबाल्ट का मास ज्यादा था पर उसकी परमाणु संख्या 27 है, और निकिल का मास कम था पर उसकी परमाणु संख्या 28 है। और समस्थानिकों वाली प्रॉब्लम कैसे खत्म हुई? समस्थानिकों का मास अलग होता है पर उनकी परमाणु संख्या Z तो एक ही होती है ना। जैसे दोनों क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, तो उन्हें एक ही स्थान मिल गया। एग्जैक्टली। तो अब जब टेबल इतनी परफेक्ट हो गई है तो अगला सवाल आता है कि इस सारणी को पढ़ना कैसे सीखें? डिकोडिंग द मैट्रिक्स KLM कोशों वाले चित्र से इसको कैसे डिकोड करें? इसे डिकोड करने की चाबी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको किसी तत्व का आवर्त यानी पीरियड खोजना है तो देखिए उसमें कुल कितने कोश या शेल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ शेल्स ही उसका पीरियड होगा। हाँ, कोशों की संख्या बराबर आवर्त, और एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये 2n² सूत्र से तय होता है। जैसे K में 2, L में 8 आते हैं। ठीक है, पीरियड तो समझ आ गया। अब समूह यानी ग्रुप कैसे खोजें? वो और भी आसान है। सबसे बाहरी कोश में मौजूद संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखिए, वही उसकी ग्रुप संख्या तय करती है। तो इस डिकोडिंग को टेस्ट करने के लिए एक एग्जाम स्पॉटलाइट प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए एक रहस्यमय तत्व A का परमाणु क्रमांक 16 है। उसकी पहचान और गुण बताइए। चलिए अपनी मास्टर की लगाते हैं। Z बराबर 16, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 6। ठीक है, 2, 8, 6। तो इसमें 3 कोश हुए। सही। 3 कोश का मतलब ये तीसरे आवर्त यानी पीरियड 3 में है। और इसके भौतिक गुण क्या होंगे? ठोस अवस्था में होता है। अगर ये अधातु है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ यौगिक कैसे बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ ये H2S बनाता है और ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्साइड SO2 बनता है। और नेचर में ये ऑक्साइड कैसा होगा? ये अधातु का ऑक्साइड है, इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय यानी एसिडिक होगी। असल में ये तत्व सल्फर है। एकदम क्लियर। एक और प्रश्न लेते हैं। क्लोराइड का रहस्य। पूछिए। यदि तत्व X XCl2 सूत्र वाला एक ठोस क्लोराइड बनाता है जिसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट उच्च है, तो X क्या है? डिकोड करते हैं इसको। XCl2 का मतलब है कि इसकी संयोजकता या वैलेंसी 2 है। हाँ, क्योंकि 2 क्लोरीन जुड़े हैं। बिल्कुल। और इसका गलनांक उच्च है, मतलब ये आयनिक यौगिक है, यानी X एक धातु है। LCMg में से सोडियम की 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 और सिलिकॉन की 4। तो ना L और C इस सूत्र में फिट नहीं बैठते। सही उत्तर मैग्नीशियम
यानी mg है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं चैप्टर के आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से पर, आवर्त सारणी की प्रवृत्तियां या ट्रेंड्स। हाँ, ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं संयोजकता यानी वैलेंसी की। इसका ट्रेंड कैसा होता है? ग्राफ को देखिए, अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजकता समान रहती है, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन बदलते ही नहीं है। और अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है। सिलिकॉन वहां चरम बिंदु पर होता है और उसके बाद घटकर 0 हो जाती है, जैसे आर्गन पर, जो अक्रिय है। अच्छा, दूसरा ट्रेंड है परमाणु आकार यानी एटॉमिक रेडियस। इसे पिकोमीटर में नापते हैं ना? तो बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे आने पर आकार कैसे बदलता है? चित्र में वृत्तों को सिकुड़ते और बढ़ते हुए दिखाया गया है। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है। घटता है? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ताकत से अंदर खींचता है, जैसे सोडियम से क्लोरीन तक घेरे छोटे होते जाते हैं। ओ, समझ गई। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, क्योंकि हर स्टेप पर एक नया कोश जुड़ जाता है, जैसे लिथियम से सीजियम तक घेरे बड़े होते जा रहे हैं। अब तीसरे ट्रेंड पर चलते हैं। धात्विक एवं अधात्विक गुण। धातुएं और अधातुएं कहाँ पर हैं और इनके गुण क्या हैं? सारणी के बाईं ओर धातुएं हैं। ये विद्युत धनात्मक होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली होती हैं। कोई स्पेशल पॉइंट इनके बारे में? हाँ, एक विशेष बात। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जल के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और दाईं ओर वाली अधातुएं? अधातुएं दाईं ओर हैं और विद्युत ऋणात्मक होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली। तो ट्रेंड ये बना कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। पर इन दोनों के बीच एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी तो होती है। उस पर क्या है? उस बाउंड्री पर उपधातुएं होती हैं, यानी मेटलॉइड्स। ये दोनों के गुण दर्शाती हैं। इसके उदाहरण हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। और इनके ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में क्या नियम है? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय या बेसिक होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या एसिडिक होते हैं। तो इस मास्टर की के साथ हमारा पूरा चैप्टर एक नज़र में समझ आ गया। एक क्विक रीकैप कर लेते हैं 1800 से आज तक के सफर का। बिल्कुल। सफर शुरू हुआ दुबुराइनर के ट्रायड से, जहां एवरेज निकाला गया। फिर आए न्यूलैंड्स अपने म्यूजिक के 8वें नियम के साथ। फिर थे द मास्टर आर्किटेक्ट मेंडेलीव। हाँ, उन्होंने मास के आधार पर सारणी बनाई और सटीक भविष्यवाणियां की। और अंत में हेनरी मोजले, जिन्होंने आधुनिक एटॉमिक नंबर Z को आधार बनाया। और आज की टेबल में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। ट्रेंड्स का शॉर्टकट भी बड़ा सिंपल है, एरोज वाले चित्र से। हाँ, बाएं से दाएं आकार और धात्विक गुण घटता है, ऊपर से नीचे आकर और धात्विक गुण बढ़ता है। वाह, एक बेहतरीन सफर रहा ये क्लासिफिकेशन का। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।